So cirrhosis is end stage liver disease. Like liver is not functioning, it needs to be replaced. अब इसकी क्या क्या manifestation होंगी, क्या क्या causes होंगी? Chronic liver diseases like B and C are more likely to cause it. Chronic alcoholism or non-fatty जिसमें dyslipidemia, diabetes type 2, obesity, hypertension were the causes of non-alcoholic fatty liver disease, but it progressed similarly. जैसे alcoholic liver disease कॉज करती है डैमेज को, उसी तरह से नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज में डैमेज होता है। इसके बाद आ जाता है सिरोसिस में पैथोलॉजी क्या होती है, लिवर श्रिंक कर जाता है, सारी फाइब्रोसिस और नोड्यूलर अपीयरेंस आ जाती है। What other clinical feature, बंदा जॉन्डिस्ड हो जाता है। जॉन्डिस बिकॉज लिवर कैन नो लॉन्गर मेटाबोलाइज बिलिरुबिन। अब जॉन्डिस जो होता है जब प्लाज्मा बिलिरुबिन ग्रेटर देन 2.5 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से ज्यादा होता है और एलएफटीज डी रेंज होती हैं तो जॉन्डिस डेवलप होता है। जॉन्डिस की 3 कॉजेज होती हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक आर यूजुअली ड्यू टू कंजेनिटल, या तो आपका हाइपरबिलिरुबिnemia या फिर हिमोलिसिस ज्यादा हो रहा है, कि आप ओवरवेलम कर रहे हो लिवर की कॉन्जुगेटिंग एबिलिटी का। liver is fully functional and is able to conjugate, but the thing needed are too much, so that's why there is increase in bilirubin, and that bilirubin is not conjugated. उसके बाद आ जाती हैं hepatic causes, could be cirrhosis, right, कि मेटाबॉलिज्म इज डिफेक्टेड, इज नो लॉन्गर वर्किंग, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। उसके बाद आती हैं पोस्ट हेपेटिक कॉजेस ऑफ जॉन्डिस। इसमें क्या होता है कि कॉन्जुगेट सब कुछ हो गया, आगे ऑब्स्ट्रक्शन जो ट्यूमर पड़ा हुआ है और इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रेज होता है, सब कुछ कॉन्जुगेशन वगैरह, लिवर की एबिलिटी बिल्कुल ठीक है, आगे से ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है, एंड बाय दैट conjugated bilirubin cannot go out, so the person has jaundiced symptoms. साथ में लिवर जो है वो ग्लूकोनेोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। कोagulation फैक्टर्स प्रोड्यूस कराता है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स और पीटी एपीटीटी एलिवेट हो जाते हैं। हाइपर एल्बुमिनिमिया बिकॉज वो एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता है। तो लो ऑनकोटिक प्रेशर होता है कैपिलरीज में, जिससे पूरी बॉडीज में एसाइटिस एंड एडीमा हो जाता है। अदर फीचर्स, क्योंकि साथ साथ उसका एंडोक्राइनल फंक्शन भी होता है लिवर का, एस्ट्रोजन एलिवेट होता है जिससे गायनेकोमेस्टिया होता है, मेल बॉडी जो होती है फेमिनाइन होने लग जाती है, गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। साथ में क्या होता है स्पाइडर एंजियोमेटास हो जाते हैं, ये सब प्लैंक्लिक वेसल्स की वेजोडाइलेशन की वजह से होते हैं स्पाइडर एंजियोमेटा। और इसके बाद पाल्मर एडीमा हो जाता है, पाम पे रेडनेस आ रही होती है नजर। अब इसकी एक जो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है एस्थाइटिस, उसको एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कैपिलरीज में दो आपकी फोर्सेस लग रही हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, सपोज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, देयर इज फ्लूइड इनसाइड दिस वेसल। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब है वाटर का प्रेशर जो बाहर लेके जाना चाहता है, वो फोर्स आउट करके बाहर लेके जा रहे हैं। दूसरे ऑनकोटिक प्रेशर, इट इज ड्यू टू एल्ब्यूमिन। अब यहाँ पे एल्ब्यूमिन है तो सोल्यूट ज्यादा होता है, इट पुल्स इन वाटर, वाटर को बाहर वाले सराउंडिंग से वो पुल इन कर रहा है। जब लिवर खराब होगा तो क्या हो जाएगा, अनकॉटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो एल्ब्यूमिन टू पुल इन वाटर। तो ये वाली फोर्स कैंसल आउट हो गई, सिर्फ जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वर्क कर रहा है जो कैपिलरी से टिश्यू में गिराएगा और सारी एसाइटीज हो जाएगी। ठीक हो गया, इस तरह से एसाइटीज हो जाएंगी। एक और मैकेनिज्म भी है एसाइटीज होने का इन अ सिरोटिक पेशेंट। उसमें एक तो एल्ब्यूमिन लो हो गया तो ऑनकोटिक प्रेशर लो हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर निकाल रहा था, ऑनकोटिक प्रेशर इनसाइड द कैपिलरीज लेके आता था। दूसरा है कि वेसोडाइलेशन हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, सबप्लांकिक वेसोडाइलेशन होगी। सबप्लांकिक का क्या मतलब होता है, जो सर्कुलेशन आपकी जीआईटी के ऑर्गन्स को सप्लाई करी, स्टमक, लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियास। अच्छा, अगर सप्लाई इधर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो किडनी पे हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी, किडनी की तरफ कम जाने लग जाएगी। तो एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस एंड एसाइटीज, पीपल गेट रीनल फेलियर्स।
क्योंकि सारा तो आपने खींच के डायलेट करके अपने पास रखवा लिया जीआईटी में, तो किडनी को परफ्यूजन कहाँ से आएगी? अब दूसरी बात आती है कि एसाइटीज जो होती हैं एक्सुडेटिव होती हैं और ट्रांसुडेटिव होती हैं। जो सिरोसिस में एक्सुडेटिव होंगी या ट्रांसुडेटिव होंगी? देखो, जो एक्सुडेटिव होती है ना, वो जो वैस्कुलेचर लीकी होता है, लाइक मेलिग्नेंसी में, इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में होती हैं। और ट्रांसुडेटिव होती हैं ड्यू टू सेकेंडरी टू हाइपोएल्बुमिनिया, पोर्टल हाइपरटेंशन। जो सिरोसिस में होती है ट्रांसुडेटिव होती हैं। अब हमारे पास एसाइटी एडिमा है, इन सिरोसिस है, टोटल बॉडी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया एडिमा एसाइटिस से, बिकॉज इनकॉटिक प्रेशर इज लो, लिवर इज अनेबल टू मेक एल्ब्यूमिन। इसके बाद एक्यूमुलेट हो गया पेरिटोनियल कैविटी में सारा फ्लूइड। अब हम क्या करते हैं इसमें, पेरिटोनियल, पहले तो एसाइटिस को चेक करना है कि आपने माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है। इसको चेक क्लिनिकली हम कैसे चेक करते हैं, असेसमेंट फॉर एसाइटिस। अगर स्वेयर एसाइटिस होती हैं तो फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव होती है, और अगर माइल्ड या मॉडरेट एसाइटिस होती हैं तो उसमें शिफ्टिंग डलनेस होती है। Now, can I get you to stick this hand here and just put it along your stomach? Yeah, just like there. To assess for fluid thrill, ask the patient to place their hand sagittally in the center of their abdomen. If ascites is present, the vibrations of the flick should transmit from the right flank to the left. Percussion is used to detect abdominal ascites. First assess for shifting dullness as shown. Okay, now can you roll towards me? Remember to percuss from the midline away from you, and then roll the patient towards you. ये क्या कह रहे हैं, नीचे चले जाएगा जो एसाइटिक फ्लूइड होगा। अब Thank you. उसके बाद अब हम कैसे चेक करें कि एल्ब्यूमिन है उसमें और इसमें क्या चीज है? हम पैरासिंथेसिस करते हैं, एसाइटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं। So the first is sterilization by 95% alcohol, followed by povidone solution, like a centrifugal way. Then puncture a needle through a surface, like jet way. First straight, then forward, then upward. So it will create a flap through that puncture area, so it will automatically seal. From the peritoneal cavity you can see a yellowish color of fluid is coming out. Okay, so what is the meaning of jet? That means you puncture a needle like a way. अच्छा, अब आप ये जो होगे निकाल के क्या करोगे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भेजोगे, वो इसका ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। तो ग्रोस एग्जामिनेशन में क्या आ जाएगा, कलर, क्वांटिटी, turbidity, how much light passes through it, coagulum, if there is any blood or whitish thing। माइक्रोस्कोपी में क्या चेक करेंगे, न्यूट्रोफिल्स कितने, लिम्फोस कितने, और टोटल इनका काउंट कितना है। साथ में केमिकल वाले इस पे टोटल प्रोटीन कैलकुलेट करके देंगे साइटिक फ्लूइड की। जब टोटल प्रोटीन हम इससे कैलकुलेट करवाते हैं, क्योंकि हम चेक करवाना चाहते हैं इज इट एक्सुडेटिव इन नेचर और ट्रांसुडेटिव इन नेचर, और साथ ही हम माइक्रोस्कोपी में देखते हैं कि कोई मैलिग्नेंट सेल नहीं है, टू रूल आउट कि मैलिग्नेंसी तो नहीं है। अब ये सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडिएंट, ये कैसे करते हैं कि आपने ये करवा लिया, पैरासिंथेसिस करा लिया, एसाइटिक फ्लूइड की टैप करा लिया, ठीक हो गया। एसाइटिक फ्लूइड का टैप करा के यू विल सी कि कितना इसमें प्रोटीन कंटेंट है। अगर if there is large difference between serum and ascites albumin, तो it's due to portal hypertension or cirrhosis. Do you understand this? कि डिफरेंस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो ascites में यहाँ पे if there is difference का मतलब body is not producing albumin. High difference between serum and ascites albumin, high pressure driving force. So it's
portal hypertension. If less than 1.1 gram per deciliter, albumin levels are similar between ascites and serum. It means there is malignant cell जो कि vasculature को leaky कर रहा है. Body is producing albumin जो कि normally produce करती है. It is coming out because of malignancy. Vasculature is leaky क्योंकि vessels नहीं बन रही होती है malignancy में and they are leaky. अब एसाइटिस का ट्रीटमेंट होता है कि आपने सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करना है, साथ में स्पाइरोलेक्टोन देना होता है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस है. स्पाइरोलेक्टोन क्या करते हैं, गायनेकोमेस्टिया को वर्स कर देता है. तो हम सेकेंड लाइन में यूजुअली हमारे हॉस्पिटल्स में फर्स्ट लाइन हम लूप डायरेक्टिव फ्रूसिमाइड को यूज करते हैं, और फ्रूसिमाइड लासिक्स के नेम से आता है, तो हम लासिक्स लगा रहे होते हैं. और अगर मैसिव एसाइटिस है तो पैरासिंथेसिस साथ ही करके इस तरह से भी निकाल सकते हैं सिरिंजेस से. दूसरा जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो टिप्स है. टिप्स इज आल्सो अ ट्रीटमेंट फॉर पोर्टल हाइपरटेंशन. आई विल एक्सप्लेन टिप्स इन अ व्हाइल. So ascites is accumulation of free fluid in peritoneal cavity. Larger concentration greater than 1 liter से क्या होता है, distension, fullness in flanks, shifting, dullness और percussion आ जाती है. Up it happens, one, because the liver is not producing albumin. Second, supplankic vasodilation होती है. supplanking का meaning है जो circulation supply करी आपकी GIT के organ को, उसकी vasodilation होगी. Main factor is nitric oxide की वजह से, which is released when portal hypertension causes shunting of blood into systemic circulation. अब अल्ट्रासाउंड गाइडेड पैरासिंथेसिस हो सकती थी. यूजुअली हम ऐसे ही पैरासिंथेसिस कर लेते हैं. साथ में हम प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करवाते हैं, सैग जिसको कहते हैं, और माइक्रोस्कोपी पे चेक कर लेते हैं कि मैलिग्नेंट सेल तो नहीं है, टू रूल आउट द अदर कॉजेज ऑफ एसाइटिस जो हम सोच रहे हैं मे बी दैट माइट नॉट बी द कॉज. मैनेजमेंट क्या करना है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना है, सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करना है. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोडियम इनटेक टू 100 मिलीमोल पर 24 आवर, सॉल्ट नहीं ऐड करवाना. साथ में डायूरेटिक्स फर्स्ट लाइन में स्पाइरोलेक्टोन देने 100 to 400 mg per gram, बट इट कॉजेज गायनेकोमेस्टिया, हाइपरकैलेमिया, तो थिंग्स गेट वर्स. उसके बाद हम सेकेंड लाइन में फ्रूसिमाइड यूज करते हैं. अच्छा, पैरासिंथेसिस अगर लार्ज वॉल्यूम है तो आप उसी से निकाल लो उसको सिरिंज से. और फाइनल ट्रीटमेंट में ट्रांसजुगुलर, जिसको टिप्स कहते हैं, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टल सिस्टेमिक शंट सर्जरी, ये मैं बताती हूँ क्या होता है. अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी जब एसाइटिस होगी, रीनल फेलियर होगी. रीनल फेलियर वो भी प्री रीनल होगी. प्री रीनल का मतलब, प्री रीनल का फेलियर का मीनिंग होता है कि किडनीज को ब्लड जा ही नहीं रहा, सो दे फेल, लाइक इन हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन, जब AKI होता है. उसके बाद स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है. ये क्या हो रहा है, जब आप एसाइटिस करा रहे हो तो मैंने इसमें कहा था कि उसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे यू विल चेक कि न्यूट्रोफिल्स कितने, टोटल सेल कितने, उसमें न्यूट्रोफिलिक की परसेंटेज कितनी है, लिम्फोसाइट्स की परसेंटेज कितनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट था टू रूल आउट स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस. एंड दे यूएचएस डू आस्क यू के सिरोसिस हुआ है उसके साथ कौन सी कॉम्प्लिकेशन हुई हुई है. अब इसमें क्या होगा, person will come to you will have jaundice, right upper cordium में टेंडरनेस होगी, पेन होगी, साथ में फीवरिश होगा. क्यों फीवरिश होगा, क्योंकि एसाइटिस में इन्फेक्शन हो जाएगी. जो आपका एसाइटिस निकली हुई है बाहर, सारा फ्लूइड है पेरिटोनियम में, उसमें क्या हो गया, गट का बैक्टीरिया आ गया. गट का बैक्टीरिया इकोलाई और क्लेब्सिला. और जब आप एसाइटिस का एग्जामिनेशन कराओगे पैथोलॉजिस्ट से तो उसमें 250 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब में न्यूट्रोफिल ज्यादा आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होगा, फीवर में होगा. तो इसका ट्रीटमेंट हम ऐसे करते हैं कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स देते हैं. यहाँ पे हम सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं, 7 ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव कवर देते हैं, मेट्रोनिडाजोल फ्लैजिल. ठीक है, तो SBP is an important complication of ascites, jaundice. The patient presents with abdominal pain, rebound tenderness, absent bowel sound and fever. Obvious features of cirrhosis and ascites. आप diagnosis क्या करेंगे, जब पैरासिंथेसिस किया आपने तो cloudy fluid आएगा, उसमें neutrophil count greater than 250
हो जाएगा, और इसकी कॉज जब इसको कल्चर भी करा सकते हो तो उसमें इकोलाई कॉज आएगी। ट्रीटमेंट आपने सेफोटेक्सामीन हम सेफ्ट्राइक्सोन से कर रहे होते हैं और पेपरसिलिन से करनी है। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो क्विनोलोन से ट्रीट करना है उसको। उसके बाद सिरोसिस की एक और मैनिफेस्टेशन थी हेपेटिक इनकैफ। उसमें क्या होता है, अमोनिया का मेटाबॉलिज्म, यूरिया साइकिल जो होता है रन नहीं कर सक रहा होता and urea cannot be produced, so ammonium ions are being produced. Ammonia is being produced and it goes to crosses blood brain barrier and causes brain dysfunction. blood brain barrier क्रॉस करके क्या करते हैं, अपना आपका कंसंट्रेशन ऑल्टर करता है, कोमा कॉज करता है। और ट्रीटमेंट क्या थी इसकी, हाउ वर वी ट्रीटेड hepatic इनकैफ? dietary protein restriction was old line, we do not suggested anymore. लेक्टोलूज देते थे ताकि बाउल वॉश आउट हो जाए। साथ में एंटीबायोटिक देते थे रिफेक्सामीन। What other complication does a cirrhosis patient have? पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। नॉर्मली हमारे पोर्टल सिस्टम में जो हमारे का प्रेशर कितना होता है 5 to 6 होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन में जब ग्रेटर देन 10 से एक्सीड होता है तो हम उसको कहते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन का ये है कि एक पोर्टल आपका वेस्कुलेचर है और आपका सिस्टेमिक वेस्कुलेचर है। डू यू थिंक दे आर टू अल्टरनेट और टू पैरेलल सिस्टम्स, और इनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है? जब ऑल ऑफ अ सडन सिरोसिस हुआ, लिवर ब्लॉक हुआ, तो ये सिस्टम डेवलप हुआ है? ऐसा नहीं है। देयर आर कोलेटरल्स और ये ऑलरेडी लिंक्ड है, लेकिन दोनों सिस्टम में प्रेशर ज्यादा है तो वो अपने अपने करें, और दीज आर रिलेटिवली कोलैप्स्ड। एनास्टोमोसिस कोलेटरल्स डू एग्जिस्ट बट ये कोलैप्स्ड है क्योंकि उनके अपने अपने हाई ग्रेड प्रेशर्स चल रहे हैं। अब पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो करता है पोर्टल वेन्स में टू लिवर एंड देन हेपेटिक वेन। सिरोसिस क्या करता है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है। ठीक है, तो पोर्टल वेन में प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 10 होता है तो हम उसको पोर्टल हाइपरटेंशन करते हैं। नॉर्मल 5 to 6 है, 4 5 6। तो ये वीनस कोलेटरल्स हैं जहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, वो एनगॉर्ज हो जाती हैं। कौन कौन सी कॉमन साइट होती है, अराउंड अम्लाइकस होता है जिसको कैपेट मेड्यूसी कहते हैं। मेड्यूसा थी जिसने अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ना उसके ऐसे स्नेक्स थे बालों पे, तो हमारी अम्लाइकस के इर्द गिर्द ऐसी शेप नजर आ रही है जिसको हम कैपेट मेड्यूसी कहते हैं। अराउंड एसोफेगस, स्टमक और रेक्टम, रेक्टम से जब ये रप्चर होते हैं ना, वेरेसिस डायलेटेड वेसल्स को कह रहे हैं ना, ये रप्चर होते हैं तो क्या होती है, नीचे हेमोरॉइड की ब्लीड होती है और एसोफेगस और स्टमक के जब ब्लीड करते हैं तो अपर जीआई ब्लीड के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो अराउंड अम्लाइकस कौन सी वेन्स के बीच में हो रहा होता है, ये पैराम्लाइकल वेन, एपिगैस्ट्रिक वेन। एसोफेजियल वेरेसिस किस किस के, एसोफेजियल वेन लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेरेसिस अराउंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इज सप्लांकिक वेन। इंटरनल हेमरॉइड्स नीचे होते हैं सुपीरियर रेक्टल वेन एंड मिडिल और इंफीरियर रेक्टल वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन एंड मिडिल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन बिगेस्ट इज वेरिसियल ब्लीड हो जाएगी ड्यू टू एसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक वन। एंडोस्कोपी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू डिटरमिन कहाँ वेरिसिस प्रेजेंट है, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब मैनेजमेंट इमरजेंसी में अपर जीआई ब्लीड के साथ आएगा तो उसको हमने क्या करना था, रिसेसिटेट करना था, आईवी इंट्रावेनस फ्लूइड्स देने थे, क्रिस्टलाइट्स देने थे, साथ ही वेसोप्रेसिन देने ताकि टू रिड्यूस पोर्टल हाइपरटेंशन। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी है टू प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, क्योंकि सिरोसिस का पेशेंट आया हुआ है, साथ में उसको एसाइटिस भी होंगी। बैक्टीरिया कैन पास आउट एंड कॉज इन्फेक्शन इन एसाइटिस। 24 आवर्स आपने एंडोस्कोपी देख करनी है, देखने के लिए कहाँ कहाँ वेरिसेस हैं और उनको बंद करना है, लाइगेशन करनी है उनकी। अगर अपर जीआई ब्लीड का कॉज साथ में गैस्ट्राइटिस भी हुआ है तो आपने अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर स्टार्ट करवाने। हेपेटिक इनकैफ के लिए हम क्या कहते हैं, फॉस्फेट एनीमा इलेक्ट्रोलूस देते हैं, बावल को एम्प्टी कराते हैं।
लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं 80 to 160 mg पर डे। तो सस्पेक्टेड वेरिसेल बेल्ट में आईवी ट्रेलीप्रेसन देते हैं, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस में स्टार्ट कर देते हैं। अगर वेरिसेस प्रेजेंट है तो हम स्क्लेरोजिंग थेरेपी का मतलब क्या होता है, उसको हम बर्न आउट कर देते हैं, जो वेरिसेस और वेसल्स जो बनी होती है कोलेट्रल्स, या उनको बैंड चढ़ा देते हैं। आई विल शो यू हाउ वी यूज बैंड। और 72 आवर्स तक ट्रेलीप्रेसन को कंटिन्यू रखते हैं और उसके बाद हम बीटा ब्लॉकर स्टार्ट करा देते हैं। और इसका एक और जो हम तरीका टिप्स है, पोर्टोसिस्टेमिक शंट सर्जरी है। टिप्स में क्या करते हैं हम, ये देखो, ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, ये देखो ये शंटिंग क्रिएट कर देते हैं। एक ये वेसल है, एक ये वेसल, इनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमने शंट क्रिएट करके उसको कॉइल लगा दिया ताकि वो सेफ हो जाए। कनेक्ट कर दिया पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन को, चैनल क्रिएट कर दिया, एंड इट डज रिड्यूसेस रिकरेंट ब्लीड। पोर्टोसिस्टेमिक शंट सर्जरी और टिप्स ये प्रिवेंट करती हैं रिकरेंट। उसके बाद यूएचएस आस्क्ड यू कि सेकेंडरी प्रिवेंशन वेरिसेल ब्लीड की क्या करें। एक दफा वेरिसेल ब्लीड होगी, दोबारा के क्या करें, आप उसको बीटा ब्लॉकर दे के भेजेंगे, साथ में एसोफिजियल से बैंड्स लगाएंगे जहाँ पे वेरिसेस बनी हुई हैं। आप रिपीट सेशन कर सकते हैं आफ्टर 24 वीक्स। और टिप्स करेंगे इन इन सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स जहाँ पे आपको लगता है देयर इज हाई रिस्क। अब एसोफिजियल वेरिसेस की बैंड लाइगेशन कैसे करते हैं, जहाँ पे वेरिसेस बने हुए हैं वहां पे बैंड लगा के इन वेसल्स को बंद कर देते हैं। या पर जीआई एंडोस्कोपी से। ये ब्लीड कर रही है वेरिसेस। एंड दिस इज हाउ दे डू टिप, कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं टिप्स में। तो She had some lymph node involvement with some invasion at the time that they gave chemotherapy. ठीक है, देख रही कम्युनिकेशन बिटवीन पोर्टल वेन टू हेपेटिक वेन की कम्युनिकेशन। अब दिस टेबल समराइजेस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है व्हेन अ पर्सन डेवलप जॉन्डिस। एसाइटिस हो जाती हैं एंड ड्यू टू इंक्रीज इन पोर्टल हाइपरटेंशन एंड दे विल बी ट्रांसुडेटिव इन नेचर। क्या क्या उसमें होगा, एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा, फ्लूइड थ्रिल और शिफ्टिंग डलनेस विल बी पॉजिटिव। तो हमने ट्रीट उनको कैसे करना है, सोडियम रिस्ट्रिक्ट करना है, डायूरेटिक्स देने, फ्लूसिमाइड, स्पाइरोलेक्टोन। लार्ज अगर वॉल्यूम मैसिव एसाइटिस है तो पैरासिंथेसिस आप इवन सिरिंज से भी निकाल सकते हो। टिप्स, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग कर सकते हैं। एसपीपी हो जाता है, एसपीपी फीवर, एब्डोमिनल पेन, चिल, नाउजिया के साथ करते हैं बिकॉज इट्स एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ योर
फ्लूइड एंड पेरिटोनियम जो कि एसाइटिस की वजह से, आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स, साथ में एल्ब्यूमिन भी देते हैं सो दैट एसाइटिस इज डिक्रीज्ड। एल्ब्यूमिन क्यों देते हैं? क्योंकि इंक्रीज करने के लिए प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। अगर there's with ascites there's development of SPB within 1 year to shows poor prognosis. उसके बाद था hepatic incaf because your ammonia is not being cleared, is not being converted into urea. सो उसके ट्रीटमेंट में आप लेक्टुलोज देते हो और जो अंडरलाइंग ट्रिगर थे डिहाइड्रेशन ब्लीडिंग उसको ट्रीट करते हो। साथ में एसोफेजियल वेरिसीज, वेरिसीज की हो रहे थे, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या कर रहे थे, इंक्रीज ब्लड फ्लो कर रहे थे पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस में जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं बट दे आर नॉट दैट फंक्शनल, बट व्हेन प्रेशर इंक्रीज greater than 10 mm per hg so they they might burst। इसमें क्या करना था, आपने सर्वेलेंस करनी थी। सिरोसिस के पेशेंट आर हाई रिस्क फॉर दीज वेरिसियल ब्लीड। इसमें नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर उनको ऑलरेडी देने थे। अगर एक्यूट ब्लीड हो रहा है तो बैंड लाइगेशन करो, उनको उनको क्लोज करो वेरिसिस को एंडोस्कोपी के जरिए से क्लोज करो, उनको फाइब्रोस कर दो क्रायोथेरेपी करके, क्रायो करके। ठीक है, अर्जेंट टिप्स कर सकते हैं इन रिफ्रैक्टिव केसेस। कोagulopathy होगी बिकॉज सिंथेसाइज करते तो ऑल क्लॉटिंग फैक्टर लिवर एक्सेप्ट क्लॉटिंग फैक्टर 8। एक्यूट ब्लीडिंग के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे कंट्रोल करने के लिए। दूसरा हेपेटोरेनल सिंड्रोम हो रहा है, क्यों हो रहा है, सिप्लेनिक वेजोडाइलेशन हो रही है और हाइपर परफ्यूजन हो गई है इन किडनीज, किडनीज को परफ्यूज नहीं कर रहा तो यूरिनरी सोडियम सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी, क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसको हमने कैसे करना था, सप्लाइनिक वेसल को डिक्रीज करने के लिए, उनकी वेजोडाइलेशन को डिक्रीज करने के लिए ऑक्ट्राइड देना जिसको हम सोमेटोस्टैटिन से देते हैं। ठीक हो गया, और साथ ही डायलिसिस करवाना है फॉर क्रिएटिनिन एंड सोडियम क्लियरेंस। इन सब का इवेंचुअल ट्रीटमेंट विल बी liver transplant and mortality is very high। अच्छा, सिरोसिस की डेफिनेशन है, इट्स एंड स्टेज लिवर डिजीज और इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रोसिस एंड नोडुलर फॉर्मेशन। और पैथोफिजियोलॉजी में जब कांस्टेंट लिवर इंजरी होती है तो स्टेलेट सेल एक्टिव हो जाते हैं व्हिच कॉज लिवर टू बिकम फाइब्रोस्ड एंड नोडुलर इन अपीयरेंस। Causes of cirrhosis, alcohol हो गया, chronic viral hepatitis B C, non-alcoholic fatty liver disease, primary sclerosing cholangitis, autoimmune liver disease, hemochromatosis, Wilson disease. We have done all of these. Other could be cystic fibrosis. अच्छा, अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस में एक तो हमने बायोकेमिकल टेस्ट कराने हैं। बायोकेमिकल टेस्ट में हम क्या करवाते हैं, बिलिरुबिन करवाते हैं, क्रिएटिनिन करवाते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन कराते हैं, INR कराते हैं। ठीक है, PTA PTT कराते हैं। उसके साथ जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो लिवर बायोप्सी है, उस पर हमें क्लियर हो जाता है कि किस डिग्री तक हुआ हुआ है फाइब्रोसिस। साथ में इमेजिंग करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI, that will be helpful in detecting hepatocellular carcinoma as well। और बाकी क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अच्छा, अब हमने जो जितनी भी बायोकेमिकल लैब्स करवानी है लाइक बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथेम्बरडाइम, ये सब हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि हम इसकी प्रोग्नोसिस कैलकुलेट करते हैं। लाइक चाइल्ड प्यूक क्लासिफिकेशन में 5 वेरिएबल्स होते हैं। एंसेफलोपैथी को आपने ग्रेडिंग करनी है, एसाइटिस कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, बिलिरुबिन देखना है, एल्ब्यूमिन और PT। उसके बाद जब ग्रेड करते हैं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर किसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डू इट। और ये हम क्यों करें ये पता होना चाहिए, और कौन कौन से वेरिएबल्स देख रहे हैं ये आपके MCQs में आएगा। ठीक है, क्यों करें, हमने प्रिडिक्ट करना है सर्वाइवल कितना है इस पेशेंट का सिरोसिस को ग्रेड करके। ठीक है, इनमें हम क्या चीजें देख रहे हैं, चाइल्ड प्यूक में एंसेफलोपैथी को ग्रेड कर रहे हैं, बिलिरुबिन देख रहे हैं कितना है, एल्ब्यूमिन, प्रोथम्बिन टाइम और एसाइटीज। उसके बाद मेल्ड स्कोर है, मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज। ये क्या बताता है, 3 मंथ्स की मोर्टेलिटी बताता है फ्रॉम लिवर डिजीज। इसमें 3 सिर्फ चीजें देखनी होती है, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन लेवल और INR।
Okay, the question is, a 15-year-old girl presents with jaundice. Her total serum bilirubin is 3.9. 2.5 mg per deciliter staff. We call that person jaundiced. Serum ALT mildly elevated, serum AST mildly elevated, ALP mildly elevated. Give two differential diagnoses of jaundice. You can give pre-hepatic, hepatic, post-hepatic, any. Give two differential diagnosis of jaundice. Jaundice क्यों cause हो रहा है? अच्छा, इसके लिए आसान सा ये है निमोनिक जो इंक्रीज इन बिलिरुबिन के लिए हॉट लिवर. एच फॉर हेमोलिसिस, ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, टी टी फॉर ट्यूमर और एल फॉर एनी लिवर डिजीज. उसके बाद है a 33-year-old female presents with blood and vomitus, upper GI bleed, or on examination she is pale with palmar edema and positive fluid thrill. Fluid thrill का मतलब होता है massive ascites है. Enlist 6 emergency steps you will do and give reason for each. क्या करते हैं emergency में? And after stabilization, what treatment will you advise? Emergency management of bleeding में जो टेबल बना हुआ है, टेबल 22.32, उसमें IV fluids देने थे to replace extracellular volume, vasopressin देना था to reduce portal pressure, prophylactic antibiotics देने थे because we do not want spontaneous bacterial peritonitis, emergency endoscopy करनी है 24 hours के अंदर to confirm variceal bleed है या अल्सर की ब्लीड है. अगर वेरिसेल है ब्लीड तो एंडोस्कोपी के साथ ही उसमें बैंड्स लगा के और रबर बैंड्स लगा के उनको बंद करो. अगर आपको गैस्ट्राइटिस मिलता है, एसोफेजाइटिस मिलता है, तो यू हैव टू डू पेप्टिक अल्सर डिजीज ट्रीटमेंट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने पड़ेंगे. अगर वेसियल ब्लीड है तो साथ ही आपने लेक्टूज स्टार्ट करवाना है. लेक्टोलूस इसलिए स्टार्ट करवाना है कि हेपेटिक इनकैफ को प्रिवेंट करना है. स्टेबलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको बीटा ब्लॉकर्स पे घर भेजते हैं. और वो क्या डोज थी, 80 to 160 mg पर डे. बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, साथ में और क्या एडवाइस देते हैं, फॉलो अप करवाते हैं, एसोफेजियल बेंडिंग कराते हैं, रिपीटेड सेशन आफ्टर 12 to 24 वीक्स. साथ में अगर कोई रिफ्रैक्टरी केसेस हैं तो उसमें टिप्स भी कर सकते हैं. आगे है बिलियरी डिजीजेस. अच्छा, हाउ डज बिलियरी ट्री फंक्शन? बिलियरी ट्री ऐसे फंक्शन करता है कि लिवर जो है ना आपका बाइल बनाता है. ठीक है, एक है राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दो लोब से आ रही हैं. उसमें क्या हो गया, कॉमन हेपेटिक डक्ट से कहाँ जाएंगी, गॉल ब्लैडर जाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए. फिर गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट के जरिए इट विल गो इनटू ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में एंटर कैसे होगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, एम्पुला वाटर के जरिए. ये हो गया बिलियरी ट्री. अब हमारे पास है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस. प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ये इसका प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस वर्सेस ओल्डर नेम, क्योंकि सारे सिरोसिस के आते थे और इट लुक्ड लाइक लिवर डैमेज वाज फ्रॉम बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन. अब हम इसको प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस कहते हैं. इस ओल्डर नेम वाज सिरोसिस बिकॉज सिरोसिस के आ रहे थे. इसकी पैथोलॉजी ये है कि इस ऑटो इम्यून डिजीज है. ठीक है, इट्स ऑटो इम्यून डिजीज, और इसमें क्या हो रहा है, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रही है इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स में. जो इंट्रालोब्यूलर बाइल डक्ट्स हैं उनमें ग्रैनुलोमास बन रहे हैं, और वो टी लिम्फोसाइट जो है ना मीडिएटेड डैमेज है. टी सेल जो अटैक कर रहे हैं ऑन स्मॉल इंट्रालोब्यूलर बाइल डक्ट्स. ऑटो इम्यून है, और इसके साथ ऑटो इम्यून है तो इसमें ANA पॉजिटिव होगा, साथ में 2-3 और ऑटो इम्यून डिजीज होगी, लाइक सॉजर्न डिजीज, इसमें ड्राई आईज, ड्राई माउथ होंगे. अच्छा,
और फिर ये फाइब्रोसिस इन्फ्लेमेशन स्प्रेड करेगा और पोर्टल ट्रैक्ट से लिवर पैरेन्काइमा को इंजर करेगा, इवेंचुअली आपको सिरोसिस भी डेवलप हो जाएगा। इसका हॉल मार्क जो है ना प्यूराइटिस है। प्यूराइटिस की इचिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो बाइल होगा एक्सेस, कोलिस्टेटिक डिजीज कोई भी होती है उसमें क्या होता है कि जो एक्सेस बाइल होता है ना वो आपके जाके क्या करते हैं, स्किन में जाके डिपॉजिट होता है, इससे इचिंग होती है। साथ में राइट अपर क्वाड्रेंट में डिस्कम्फर्ट होगा और अब आपका फैट मेटाबॉलिज्म सारा खराब हो गया, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स will not be absorbed, the person will have osteomalacia, osteoporosis, scratch marks होंगे बॉडी पे। इसमें एक तो ANA पॉजिटिव होगा, जो हम डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाएंगे वो बनाएंगे एंटी एंटीमाइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, जो कि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में होता है। उसके बाद इसमें ALP AST एलिवेटेड होंगे। ALP इसलिए एलिवेटेड होगा क्योंकि आगे इट्स नॉट गोइंग, बिलिरुबिन भी इंक्रीज हो जाएगा बट वो लेटर ऑन होगा और वो पुअर प्रोग्नोसिस होगा कि आपको इवेंचुअली जॉन्डिस और सिरोसिस होने लग गया। लिपिड जो होंगे वो एलिवेट इसलिए हैं क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। टोटल कोलेस्ट्रॉल विल बी एलिवेटेड। ज़ेंथोमेटास होंगे जो स्किन में डिपॉजिट हुए होते हैं फैट के अराउंड आईज, अराउंड आपके शिन, टेंडन्स पे। उसके बाद जब आप इमेजिंग कराओगे तो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बिकॉज इट्स नॉट ट्यूमर और स्टोन प्रेजेंट। इंस्टेड कि ये चैनल्स के अंदर ग्रैनुलोमास बन रहे हैं, तो देयर विल बी एब्सेंस ऑफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। लिवर बायोप्सी करवाएंगे व्हिच इज गोल्ड स्टैंडर्ड बट इट्स नॉट डन क्योंकि हम डायग्नोसिस एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज में कर रहे होते हैं। टिपिकल केस क्या होगा, फीमेल आएगी, ऑटोइम्यून डिजीज है, फीमेल आएगी, ANA पॉजिटिव होगा, इचिंग की कंप्लेन करेगी। अब हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, यूरिसो डीऑक्सी कोलिक एसिड से, और इवेंचुअली हमें लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया होगा, साथ में ANA पॉजिटिव है, एंटी स्मूथ मसल, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो कोई बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जो हम हाइड्रोफिलिक बाइल एसिड को डिसॉल्व करने के लिए यूरिको डीऑक्सीकोलिक एसिड देंगे 13 to 50 mg per kg per day। ये इम्प्रूव कर देगा बाइल फ्लो और रिप्लेस कर देगा टॉक्सिक हाइड्रोफोबिक बाइल एसिड इन द बाइल एसिड पूल। इचिंग के लिए हम क्या देते हैं, एक तो हम एंटीहिस्टामिन्स देते हैं बट दे आर नॉट इफेक्टिव, और यूजुअली दीज वुमेन गो फर्स्ट टू डर्माटोलॉजिस्ट सेइंग कि हमें इचिंग हो रही है। इनमें कोलेस्ट्राइल अमीन दो जो कि एनाइन बाइंडिंग रेजिन्स है, और इसकी डोज ऐसे होती है वो ऑरेंज जूस में मिक्स करके देना होता है बिफोर एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, ताकि मैक्सिमम ड्यूडेनल बाइल कंसंट्रेशन के साथ वो इनसाइड आपके चले जाएं बॉडी के। मैल एब्जॉर्प्शन कैसे ट्रीट करना है, फैट सॉल्युबल विटामिन देने, बोन के लिए विटामिन डी, कैल्शियम। साथ में इससे मिलती जुलती एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सिक्लोजिंग कोलिंजाइटिस। इसमें इंट्रापैटिक था बिलियरी सिरोसिस में, इसको भी हम कोलिंजाइटिस कहते थे, बट कोलिंजाइटिस के कोई सिम्टम्स नहीं मिलते। अच्छा, ये टर्म्स जो हैं कोलिलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिडोकोलिथियासिस, कोलिंजाइटिस। अब कोलिलिथियासिस का सिंपल मीनिंग है स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर, मे बी एसिम्टोमेटिक, कभी कभी पता चल जाता है, इसमें सब कुछ नॉर्मल होता है। कभी आप अपने एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाओ तो वहां पे एक दो स्टोन्स पड़े होते हैं लेकिन वो कोई सिम्टम नहीं कॉज कर रहे होते। अगर एसिम्टोमेटिक होते हैं तो उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता, अगर सिम्टोमेटिक होते हैं तो फिर लैब कोलिसिस का ट्रीट करते हैं। अब कोलिसिस्टाइटिस हो गया, गॉल ब्लैडर इन्फेम हो गया क्योंकि देयर वर स्टोन्स ऑब्स्ट्रक्टिंग सिस्टिक डक्ट। ये प्रेजेंट करेगा राइट अपर कॉर्डियम पेन से। राइट अपर कॉर्डियम पेन इसलिए हो रही है क्योंकि वहीं पे लिवर है, वहीं पे गॉल ब्लैडर है। फीवर होगा, साथ इन्फ्लेमेशन, सिस्टाइटिस में सब में फीवर होंगे, साथ मुर्फी साइन पॉजिटिव होगा। मुर्फी साइन होता है ये स्टमक हो गया, ये इसको आपने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। राइट अपर क्वाड्रेंट में यहाँ पे आप अपना थंब रखोगे तो द पर्सन स्टॉप्स ब्रीथिंग, जब गॉल ब्लैडर नीचे आएगा, एक्सपायर करना होगा उसने। cessation of inspiration when the palpation of right upper corneum। इसमें WBC count, TLC count will be raised because inflammation हुई होगी, अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा, और इसमें भी लैब कोली से आप निकालोगे स्टोन्स। आगे कोलिडोकोलिथियासिस। अब ये स्टोन्स आगे कॉमन बाइल डक्ट में, जब कॉमन बाइल डक्ट में आएंगे तो जॉन्डिस होगा, और जॉन्डिस में योर
total bilirubin, conjugated bilirubin will be raised. साथ में TLC count will be raised. इसमें ERCP से करवाएंगे. एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी से रिमूव करते हैं और उसके बाद कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं. गॉल ब्लैडर को रिमूव करना है लेकिन पहले स्टोन्स रिमूव करने हैं. अब आ जाते हैं कोलिंजाइटिस. कोलिंजाइटिस क्या होगा? कॉमन बाइल डक्ट में इंफेक्शन हो गई क्योंकि वहां पे स्टेसिस था या स्टोन्स पड़े हुए थे. अगर चारकॉट ट्रायड है तो उसमें राइट अपर कॉर्नर में पेन है, फीवर है, जॉन्डिस है. लेकिन अगर रेनॉल्ड्स पेंटार्ड होगी तो शॉक और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी हो जाएगा. इसमें ALP रेज होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है. WBC काउंट रेज और टोटल बिलिरुबिन रेज होगा, विल बी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. इसमें भी स्टोन्स को रिमूव करो और पेशेंट को स्टेबलाइज करके लैब कोली कराते हैं. अब आ जाते हैं हमारे पास प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस. कोलिंजाइटिस है लेकिन स्क्लेरोसिंग की वजह से. क्यों? वहां पे फाइब्रोसिस और स्ट्रक्चर बन रहे हैं. किधर बन रहे हैं फाइब्रोसिस और स्ट्रक्चर? इन कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट में फाइब्रोसिस और स्ट्रक्चर बन रहे हैं. अब कोलिस्टेसिस होगा. जब कोलिस्टेसिस होगा तो ALP रेज्ड हो जाएगा. ALP रेज शोज ऑब्स्ट्रक्शन. कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रेज, AST ALP रेज. साथ में ये PN का पॉजिटिव होता है. जो अल्सरेटिव कोलाइटिस था उसमें स्टिचेस बन रहे थे, ये उसी की कॉम्प्लिकेशन है. प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, ये स्टिचेस बन रहे होते हैं आपकी कॉमन बाइल डक्ट में. अब इनके हिस्टोपैथोलॉजिकल, जब आप बाइल डक्ट का हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो वहां पे अनियन स्क्लेरोसिंग हो रही होती है, ऐसे जैसे अनियन की होती है. डायग्नोसिस आपने कोलिस्टेसिस से अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में सस्पेक्ट करना है. ERCP MRCP कराओगे, उसमें पता चल जाएगा. उसमें क्या आएगा? स्टिचेस और बीडिंग होगी. देखो नॉर्मल ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे कहीं नैरोइंग है, कहीं पे बीड्स बने हुए हैं. ट्रीटमेंट एंडोस्कोपिक थेरेपी, उनको डायलेट करो स्टिचेस को और लिवर ट्रांसप्लांट करो, अदरवाइज कोलेंजियोकार्सिनोमा कैन डेवलप. A 42-year-old female presents with pruritus for 6 months. 6 months से इसको सिर्फ खारिश हो रही है. She noticed progressive disabling features and a 7 kg weight loss. She is on levothyroxine for hypothyroid. एक और autoimmune disease भी मिल गई. She is mildly icterus. Yellowing, spider angiomas भी बने हुए body पे. On palpation, a nodular liver edge 2 cm below costal margin is found. CTC में hemoglobin is 8, TLC is 8.6, which is fine. Platelet count fine. ESR is slightly elevated. Urea, creatinine, SGPT, SGOT slightly raised है. ALP जो है markedly raised है. Serum cholesterol raised है. Ultrasound में shows echo pattern changes in liver parenchyma. What is your diagnosis? इसको प्राइमरी biliary cholangitis है. How will you confirm it? Confirm हम करते हैं एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज. पहले ANA करा लो, उसके बाद एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज पॉजिटिव आएंगी, which is positive in 95% of the primary biliary cholangitis patient. ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास थे कि हमने क्या देना था उसको, हाइड्रोफिलिक बाइल एसिड देने थे UDCA 13 to 15 mg पर डे, जो इम्प्रूव करेंगे बाइल फ्लो को. प्यूराइटिस के लिए एंटीस्टामीन लोग देते हैं बट दे आर नॉट इफेक्टिव, तो हम एनाइन बाइंडिंग रेजन कोलेस्ट्राइल अमीन देते हैं ताकि वो इनके साथ बाइंड कर जाएं और इंटेस्टाइन से इन स्टूल एक्सक्रीट हो जाए रादर देन बाइंडिंग इन योर स्किन, जो कि खारिश कॉज कर रहे हैं. साथ में आपने क्या देना है मॉल एब्जॉर्प्शन के लिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन D, कैल्शियम. A 52-year-old lady admitted with vertebral collapse. Her X-ray shows bone rare fraction. अब उसको fractures होने लग गए. She gave history of progressive worsening, itching होती थी और अब fractures होने लग गए. क्यों? क्योंकि fat malabsorption है, तो उससे vitamins, vitamin D, all of these
are not being absorbed. अब उसको ऑस्टियोप्रोसिस ऑस्टियोमलेशिया स्टार्ट हो गया, 7 years से उसको इचिंग हो रही है, अब उसको जॉन्डिस डेवलप होने लग गया, शी लुक्स फटीग विद स्क्रैच मार्क्स ऑन बॉडी, शी हैज बायलेटरल ज़ेंथेल्मास. ये क्यों? बिकॉज आपका हाइपर ज़ेंथेल्मास क्योंकि कोलेस्ट्रोलीमिया हो गया. Her spleen is palpable, bilirubin is raised, AST, ALT are raised, ALP is in thousands. But ultrasound show no dilatation, so it's primary biliary cholangitis. What is the cause of her vertebral collapse? Malabsorption. What is the cause of this malabsorption? Malabsorption steatorrhea. जिससे fat soluble vitamins are not being absorbed. Serological investigations क्या करेंगे? ANA will be positive. ठीक है, साथ में हमने क्या चीज करानी है? एंटी AMA will be positive. Anti mitochondrial antibodies. So this is a little important question. A 25-year-old primer gravita, she got pregnant first time, 25-year-old, it developed jaundice in early third trimester. जब ये third trimester में ना इनको jaundice develop होता है, तो इसकी usually cause होती है कि इन pregnancy के state में hyper estrogen होता है, तो stasis हो जाता है उसकी वजह से. Pregnancy with dark urine, stool pale आया है और itching हो रही है, worse at night. She also feels nauseated and upper abdominal pain. On examination, she is afebrile and slight. Apart from icterus, physical exam, bilirubin is raised, AST, ALT raised, ALP is mildly raised. A PTB elevated है. What investigation would you like to carry out? क्या करेंगे हम? Ultrasound abdomen कराएंगे, ANA कराएंगे, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज को देखेंगे क्योंकि हमने रूल आउट करना है प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस भी हो सकता है इसको, और इसको हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस. ये 1% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन में होते हैं और इसकी कॉज क्या होती है? हाई एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे कोलेस्टेसिस स्टार्ट हो जाता है. अब क्या आते हैं? एबनॉर्मल एलएफटीज आती हैं और उसको इचिंग होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको इचिंग थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है. साथ में वो कहती हैं कि जो उनके जब हम लेवल एलएफटीज ऑर्डर करते हो तो रेज्ड बाइल एसिड्स और एबनॉर्मल एलएफटीज आती हैं. तो इसको ट्रीट कैसे करना होता है? वही यूरिसो डिऑक्सीकोलिक एसिड से डोज 250 mg ट्वाइस डेली करनी है, वो इम्प्रूव कर देती है सिम्टम्स को, लिवर फंक्शन को. साथ में इनको मेथनॉल क्रीम्स देनी होती हैं जो कि इचिंग से सूद कराएं. बट फीटल मोर्टेलिटी इज हाई, तो आपने बाइल एसिड से मॉनिटर करते रहना है. अगर 40 माइक्रोमोल पर लीटर आ रहा है बाइल एसिड तो देयर इज रिस्क दैट जो फीटस कैन डाई, तो ट्रीटमेंट उसको रिड्यूस करना है. और सम सेंटर इंड्यूस लेबर कर देते हैं ताकि डेथ ना हो चाइल्ड की. टू मेडिकेशन दैट आर इन्वेंटेड इन प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन. टू मेडिकेशन जो है ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस में वो क्या है? एक तो आप दे सकते हो यूरिसो डिऑक्सीकोलिक एसिड और दूसरी मेथनॉल एक्वस क्रीम इचिंग को सूद करने के लिए. A 40-year-old female presented with history of fatigue, generalized pruritus, yellow discoloration of scleras and thelmas on eyelid, 4 centimeter enlarged liver, bilirubin is 6.5, ALP 700, anti-mitochondrial antibodies are positive. उसने खुद ही diagnosis दे दिया. तो ये हो गया primary biliary cholangitis. What complication can occur in this condition? क्या complication होती है? अभी हमने पढ़ा है कि fracture start हो जाते हैं, ठीक है. People have osteopenia, osteoporosis. साथ में और भी डिजीजेस होती हैं उनको जो ऑटोइम्यून होती हैं, लाइक सीलिक डिजीजेस, हाइपोथायराइड थी, ऑटोइम्यून डिजीजेस और भी हो सकती हैं. हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया रहेगा तो एमआई के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट बीइंग एब्जॉर्ब्ड, स्टेटोरिया, तो उससे आपकी क्लॉटिंग प्रोफाइल भी खराब हो जाएगी. हाउ विल यू ट्रीट हर?
We treat same causes. A middle-aged lady has presented with pain in right upper quadrant with fever and jaundice. She is healthy looking with yellowness of eyes and mark itching on the trunk. Again, dilated biliary channels जब dilated आ रहे हैं तो उसकी DD क्या होती है? एक तो obstructive cholestasis हो सकता है, दूसरी DD है कैलोरी डिजीज हो सकती है. कैलोरी डिजीज जो होती है रेयर जेनेटिक डिजीज होती है, इसमें हमेशा वाइड होते हैं जो इंट्राहेपेटिक पाइल डक्ट्स होते हैं. अब ये वाइड होते हैं तो वहां पे काफी देर तक जो है ना पाइल आपका स्टे करता है, स्टोन्स बन जाते हैं. एक ये हो सकता है, रिकरेंट पायोजेनिक कोलिंजाइटिस हो सकता है, या प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस हो सकता है. 3 investigations to confirm: ANA, AMA antibodies, USG, abdomen. So what do you think should be diagnosis? A woman aged 50 had recurrent attacks of pain in right hypochondrium. Recurrent attacks of pain हुए. She is jaundiced and tender. Recurrent attacks of pain हुए. तो it's as simple as that. स्टोन्स हैं, स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर है. हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने टोटल बिलिरुबिन, ALP, सीरम अमाइलेज करवाना है और अल्ट्रासोनोग्राफी कराना है. हाउ विल यू मैनेज शॉर्ट टर्म में? अगर एसिम्टोमेटिक है ऑब्जर्वेशन करें, असिम्टोमेटिक है तो आपने गॉल ब्लैडर को लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से रिमूव कर देना है. आगे है अ मिडिल एज लेडी हैज प्रेजेंटेड विद स्वेयर पेन इन राइट अपर कॉर्डियम, फीवर है और जॉन्डिस है. फीवर जॉन्डिस सजेस्ट कि इसको कोलिंजाइटिस हो गया. इचिंग है उसको साथ ही. इचिंग सजेस्ट कि आपके बाइल एसिड्स सॉल्ट्स ज्यादा रिवॉल्व करे अराउंड योर सीरम. जब वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो आपकी स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं तो इचिंग स्टार्ट हो जाती है. लिवर इज 3 सेंटीमीटर इन लार्ज विद शार्प रेगुलर बॉर्डर. USG of upper abdomen shows dilated biliary channels along with echogenic roundish shadows in the lumen. Likely diagnosis is cholangitis. How will you treat the patient? वही हम salts lowering के लिए देंगे, itching के लिए binding resins देंगे, साथ में treat करेंगे अगर complication develop हो, like विटामिन D, कैल्शियम, विटामिन K. अच्छा, उसके बाद a 25-year-old prima gravida in her last trimester of pregnancy presents with anorexia, fever, irreversible vomiting or examination she dehydrated, jaundice, fever है 101 का. Give 3 most likely possibilities of her condition. हाइपरेमेसिस होती हैं इन ग्रेविडा, इसलिए उसको वॉमिट हो रही है. एक तो ये हो गई इसकी डीडी. दूसरी डीडी हो गई कि उसको कोलिस्टेसिस हो रहा है ऑफ प्रेगनेंसी. थर्ड डीडी इज प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस. थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, SCG के लेवल देख लो, ANA, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, USG, एब्डोमेन.